नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। हमारा आज का कार्यक्रम है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का विजन 2024, जो संकल्प 2024 का तैयार किया गया है, विजन डॉक्यूमेंट। और उसमें गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र को, जो 5 विधानसभा हैं, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा, इन पांचों विधानसभा क्षेत्रों में क्या मुख्य समस्याएं हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाएगा, इस संबंध में चुनाव से पहले जो लोग प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया है गोपाल अग्रवाल जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने दावेदारी की है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं आज उनके साथ। उन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार विनोद जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र जो इतना बड़ा है, उसमें जो आपने ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, संकल्प 2024, ये किस आधार पर तैयार किया गया है? और इसमें अगर हम विधानसभा वार देखें तो आपको सबसे बड़ी जो समस्या सामने आई है वो किस तरह की है? जी। देखिए, मैं 1990 से नोएडा में रह रहा हूं जी। और सन 2000 से भारतीय जनता पार्टी जी। में का सदस्य मैं बना था। जी। और जो केंद्र में, प्रदेश में हम्म। भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ काम कर रहा हूं। जी। उसके पहले भी यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सब में अलग अलग वक्त पे मैंने काम किया हुआ है। हम्म। तो यहाँ की समस्याओं को बहुत गहराई से मैं समझता हूँ। और जी। क्योंकि मैं व्यापक रूप से सभी क्षेत्र में लगभग 2014 के पहले, यानी लगभग 12, 13, 14, इन जी। 3 वर्ष में भी मैंने व्यापक रूप से इस क्षेत्र में पद यात्राएं, युवा सशक्तिकरण विकास यात्राओं के रूप में पद यात्राएं निकाली थी। जी। जी। और उसके बाद से भी लगभग ये 10 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। हम्म। और इस क्षेत्र में काफी काम हुए हैं। जी। और इस क्षेत्र का एक तरीके से एक पहचान बनती जा रही है कि यह केवल भारत, उत्तर प्रदेश की नहीं, यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी तेज गति से ले जाने के लिए सक्षम है। हम्म। इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो हम्म। उस पोटेंशियल को पूरी तरह से मूर्त रूप देने के लिए जी। एक थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण के साथ, इसको हम्म। केंद्र मानते हुए, गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र को केंद्र मानते हुए, हम्म। मैंने अपने पूरे पिछले 9, 10, 11 वर्ष के पूरे जो अनुभव है, जी। जो जी। संवाद है, जो जी। लोगों से मिलने का, हम्म। जो उनकी समस्याओं को समझने का मुझे जो अनुभव मिला, और संवेदनशीलता के साथ मैंने हम्म। उन समस्याओं को गहराई से अध्ययन किया। क्योंकि मैं हरदम समस्याओं के साथ उसके समाधान पे काफी काम करता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा जो पूरा जीवन है उसमें यह है कि केवल आंदोलन करना या अपनी बात को उठाना, शोर मचाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। आप हम्म। समाधान लेके अगर जो सही नेतृत्व है उसके पास हम्म। जाते हैं, जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वह समाधान हो सकते हैं। और हम्म। आज के समय में जी। पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के कार्यकाल में अनेकों काम हम्म। हुए हैं। हम्म। जन सशक्तिकरण के, आर्थिक हम्म। विकास के, हर हम्म। क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक परिवर्तन हो गए। हम्म। और ऐसे ही 17 से योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके और हम्म। अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों को, ये कल्चरल रिवाइवल जी। को लेके, चाहे कुंभ का मेला हो, अयोध्या टेम्पल हो, काशी विश्वनाथ हो, जी। इन जी। सब में बड़ा अभूतपूर्व काम हुआ है। गौतम बुद्ध नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, इन सबको देखते हुए इसके जो जो उसकी पोटेंशियल है, हम्म। सक्षमता है, हम्म। जो उसको मूर्त रूप देने का एक विजन डॉक्यूमेंट, एक हम्म। संकल्प, क्योंकि आने वाला समय 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो उसको
मैं लेके इसमें समाधान के रूप में कई विषयों को लेके आया हूं, ताकि गौतम बुद्ध नगर केवल अपने आप में उन्नति की तरफ अग्रसर ना हो, बल्कि ये उत्तर प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था और विकास के रूप में एक चैनल भी बने। और जैसा कर्नाटक में जैसे बेंगलोर ने उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश का विकास किया है, वैसे ही यहाँ का भी विकास हो। तो यह सारा व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें समस्याएं भी हैं, उनके समाधान के रूप में हमारा क्या विचार है। एक तरीके से यह हमारा दृष्टि पत्र है, जो कि आने वाले समय में हमारा संकल्प भी रहता है कि हम उन चीजों को लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उनमें क्या क्या है जो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ही साथ भी शेयर करिएगा, जिसमें हम अगर खास तौर पर, क्योंकि अगर ये पूरे लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए तो कई, नोएडा, ग्रेट नोएडा में एक शहरी क्षेत्र ज्यादा है, खुर्जा में एक अलग वहाँ के मतदाता हैं, उनका अलग समस्या है, जेवर की अलग वो है क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट का अलग है, किसानों का मुद्दा है, खुर्जा की अलग चीजें हैं, खुर्जा की पॉटरी बड़ी फेमस है, वहाँ की भी लोगों की वो है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी नजर में जो आपने नोएडा, ग्रेट नोएडा खास तौर पर, क्योंकि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ के कुछ मुद्दों पे बताइए क्या आपने, क्योंकि अभी बिल्डर बायर्स वाले मामले में भी आपने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। जी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात, एक समस्या जो ज्वलंत समस्या यहाँ की है, वो होम बायर्स की है, जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने भी पहल की है स्वामी फंड के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी ने भी एक कैबिनेट कमेटी में डिसीजन लिया है रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के लिए। अमिताभ कांत की केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, यानी जो प्रोजेक्ट किसी न किसी तरह रुक गए हैं। तो इस समस्या के लिए जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को कैसे रिवाइव करें, क्योंकि मैं बैंक के बोर्ड पे भी रहा हूं, मैं फाइनेंस और बिजनेस और इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझता हूं, और एक इंसॉल्वेंसी कंपनी के बोर्ड पे भी हूं। तो मैंने एक तरीके का रोड मैप बनाया कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उसको किस तरह रिवाइव किया जाए। मेरे हिसाब से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है, जो जिसने जीवन भर का अपना कमाई, एक तरीके से अपने घर के सपना हो, मेरा अपना घर अपना हो, उस तरह का कर्ज लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिल्डर्स को दिया, और वो बिल्डर वो मकान नहीं बनाने रहे, और कहीं ना कहीं मकान का कंस्ट्रक्शन भी रुक गया है। तो उस समस्या के स्टॉल प्रोजेक्ट को कैसे उसका समाधान हो, उसके ऊपर व्यापक रोड मैप है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मेरे को जो ध्यान में आई है, वो यह है कि यहाँ पे जब भूमि अधिग्रहण हुआ, तो यहाँ के नोएडा में खासकर अर्बन एरियाज में कुछ आबादी क्षेत्र छोड़ दिए गए अधिग्रहण से, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग रह रहे हैं। तो उन जो अर्बन सेंटर्स हैं या अर्बन एरियाज हैं जो अधिग्रहित हो गए, जिनको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जो वो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी जो उसको डेवलप कर रही है, लेकिन उसके बीच में जो आबादी क्षेत्र है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, क्योंकि पंचायती राज वहां से खत्म हो गया। तो उनके विकास के लिए अथॉरिटीज का जो और फोकस तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की भी बनानी पड़ेगी, ताकि उनकी समस्या का निराकरण कैसे हो। वहां पे जल निकासी की बात है, नाली की बात है, ग्रामीण सड़कों में तो फिर भी बन गई है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें की है, कम्युनिटी सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इनके ऊपर भी हमने काम किया है। और तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ का बात लगती है, वो है ये जो RWA है, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स है, इन लोगों के हिसाब से भी कई समस्याएं हैं। इनका केवल इनका लोग तो इनके साथ कनेक्टेड है, लेकिन अथॉरिटी के साथ ये अपनी बात को कैसे रख के, अपनी बात को आगे करके, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको स्टैब्लिश करते हुए, ये कैसे छोटी छोटी समस्याओं को अपने एरिया के ठीक कर सकें। इसके लिए जिसको कहते हैं राजनीतिक रूप से किस तरह से सशक्तिकरण हो, कैसे क्या उनका अथॉरिटीज के साथ कोई जैसे मीटिंग्स के लिए रेगुलरली एडवाइजरी रोल से थोड़ा ऊपर रोल हो, ये बात मेरे को महत्वपूर्ण लगती है। और चौथी
सबसे महत्वपूर्ण बात जिसपे मैं बहुत काम भी इसमें करा इस विजन डॉक्यूमेंट में बहुत तेजी से और बहुत गहराई से, वो है कि देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पास 8 से 10 घंटे के अंदर आईआईटी कानपुर, रुड़की, बनारस, दिल्ली, तो और आईआईएम है, लखनऊ, नोएडा कैंपस है, शिवनादर यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक फाइनेंशियल सेंटर बन सकता है और आर्बिट्रेशन सेंटर बन सकता है। एक सिलिकॉन वैली की तर्ज पे अगला सिलिकॉन, जैसे बेंगलोर के डेवलप हुआ, वैसे हाई एंड आईटी डेटा सेंटर, इन सब का भी बहुत पोटेंशियल है, काम हो रहा है। लेकिन अभी टॉप एंड सीओ सीएफओस अभी यहाँ पे रेसिडेंस उन्होंने अपना नहीं बनाया। तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, इंटरनेशनल डिजाइन सेंटर, डेटा सेंटर, और ये जो सिलिकॉन वैली के तर्ज पे हाई एंड सीओ सीएफओस के रहने के व्यवस्था करते हुए ग्लोब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो इसके ऊपर भी एक पूरा व्यापक दृष्टिपत्र इसके अंदर हमने रखा है। क्योंकि मेरा फाइनेंस, बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री और इन सब कम्युनिटी से काफी कनेक्ट है, तो मुझे लगता है कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लैंड, पावर, वाटर सब अवेलेबल है। तो उसको भी प्रोपेल करके हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और जो योगी जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन के साथ 20% का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, अभी 8% कर रहा है, और वैश्विक स्तर पे जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बने, तो उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसको भी लेके हम इसमें प्रॉपर व्यापक तरीके से, केवल एडवाइजर नहीं है, कार्य योजना भी है इसके अंदर, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी बात है। चाहे क्लस्टर डेवलपमेंट के रूप में जो अलग अलग क्लस्टर्स का यहाँ पे व्यवस्था है कि उनके साथ जो कैसे काम करे, ये जैसे वस्त्र है, औषधि है, खिलौने हैं, मोबाइल है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, तो इनके क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए भी, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी इसमें विकास है। तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत घूमा हूं, तो चाहे जैसे टाउनशिप है, दादरी के अंदर एक टाउनशिप है लेकिन उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र है। सिकंदराबाद में एक टाउनशिप है लेकिन उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र है। खुर्जा में पॉटरी इंडस्ट्रीज है, उनकी कुछ चीजें हैं जो कि आगे बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, उसके ग्रामीण क्षेत्र हैं। दनकोर है, फिर जो जेवर है, जेवर में एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो इनकी कनेक्टिविटी की भी बहुत आवश्यकता है, इनकी जो सिटी से कनेक्टिविटी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता। अभी हमने देखा कि लोगों के अंदर थोड़ा एजिटेशन था कि ये जो नोएडा एक्सटेंशन वेस्ट में, उनको मेट्रो को लेके थोड़ा उनको एजिटेशन है। तो इन चीजों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इनकी कनेक्टिविटी नोएडा से बढ़े, तो ये बात है। और एक बात जैसे आपने भी कहा कि किसानों को भी मुआवजे को लेके कुछ चीजें हैं जो कि वो कई वर्षों से कह रहे हैं कि हमें ये प्रॉमिस किया था, हमें स्कूल में रिजर्वेशन यहाँ के मिलना था, प्रॉमिस एग्रीमेंट में था, या हमारे जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगती हैं उसमें हमें नौकरी की गुंजाइश होनी चाहिए, मुआवजे की बात है। तो जो भी एमिकेबली मिल बैठ के संवेदनशीलता के साथ किसानों के लिए काम हो तो वो है। और फिर यहाँ पे बहुत बड़ा दूध का उत्पादन होता है, डेयरी इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में वो है, तो उसके 3 लाख लीटर का लगभग डेली दूध का उत्पादन होता है। तो सहकारी समितियों का, दुग्ध सहकारी समितियों का भी हमने इनिशिएटिव लिया था, वो बड़ी बात है। और आदरणीय अपने अमित शाह जी ने पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर भी हमने व्यापक काम किया है। और लास्ट बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बातें हैं
समय की भी एक सीमा होती जी है। जी जी जी। प्रधानमंत्री जी का जो है कि जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की या प्रदेश की, वो देश के अंतिम व्यक्ति, हर व्यक्ति जो भी लाभार्थी के रूप में पात्रता रखता है हम्म। उसको मिलनी चाहिए। तो हाँ। हमने इन पांचों विधानसभा क्षेत्र में आम जनता को जो किसी न किसी कारण जन कल्याणकारी योजनाओं से छूट गया है किसी तरह, और जो 14 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली है उसके माध्यम से बहुत काम हो रहा है। तो हमने इन पांचों जगहों पे नमो सेवा केंद्र बनाए। एक खुर्जा में है, बंसल मार्केट में, नोएडा में सेक्टर 65 में है, जेवर में है, सिकंदराबाद में भगवान दास धर्मशाला के पास है, और दादरी में भी एनसीआर कॉलेज के पास नमो सेवा केंद्र बनाए, जहाँ पे सरकारी योजनाओं की जानकारी तो रहेगी, हमारे वॉलंटियर्स वहां पे बैठते हैं कंप्यूटर के साथ, परमानेंट वो है स्थान, और उनको क्या फॉर्म भरना है, जो भी आएगा कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, उसका फॉलो अप हम लोग करेंगे, और उनको सरकारी योजनाओं से, लाभकारी योजनाओं से निशुल्क रूप से जोड़ने का बड़ा काम हम कर रहे हैं। और पूरा डेटा बैंक हमने बनाया हुआ है हमारे नोएडा के जो नमो सेवा केंद्र में 65 में, जहां पे सारी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे भरना, उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे और कहाँ जमा कर दें। तो 1 जून 2023 को हमने ये नमो सेवा केंद्र को यहाँ पे स्थापित किया। तो जब पांचों एमएलए कॉन्स्टिट्युएंसी में, जिसमें वहां के विधायक और वो लोग भी उसके उद्घाटन में और लोग आए थे, और हमने वो भी किया है। तो नमो सेवा केंद्र, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसानों की बात, नोएडा का औद्योगिक विकास, फिर होम बायर्स की इशू, RW एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, ये सब चीजें। और एक और बात हमने की है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने 11 जगह क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं जहां हम ओपन जिम अपने इनिशिएटिव पे निशुल्क खोल रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा जानकार है, तो वो CSR के माध्यम से वो काफी फंड देने को भी तैयार, तो उन लोगों ने हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट की, ओपन जिम करेंगे। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये एक संक्षिप्त डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट है पूरा, वह लगभग 70 पेज का है। उसको देख के, हिंदी इंग्लिश में दोनों है, ये 70 पेज में, और हमने क्या किया है, कैसे करेंगे, क्या से करना है, ये सारी चीजें, ये नमो सेवा केंद्र है, ये पूरा 70 पेज का हिंदी इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है। और ये पिछले 10 वर्ष की मेरी अथक संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र की चिंता करते हुए जो आगे बढ़ने के लिए, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। एक तो है कि आप पास्ट में ये हो गया वो हो गया उसके लिए, ये तो फ्यूचर ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है। आने वाले समय में हम कहाँ गौतम बुद्ध नगर को देखते हैं विश्व के पटल पे, भारत के पटल पे, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट है, दृष्टिपत्र है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर जैसे नोएडा है, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण, कि जब से पंचायतें समाप्त हुई हैं, अब जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने हैं, तो यहाँ बिसरक ब्लॉक लोग जाते हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और जबकि सेक्टर के लोगों का सेक्टर 30 में ही बन जाता है। तो जब जिस सेक्टर के अंतर्गत विकास हो गया और गांव भी वही है, तो उनका जिला अस्पताल में क्यों नहीं बन सकता प्रमाण पत्र मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का? ये भेदभाव क्यों बिल्कुल है? ऐसे। हाँ विनोद जी, आपके जैसे सजेशंस हैं, ये सब चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वैसे सरकार ने कंप्यूटर सर्विस सेंटर बनाए हैं और उनके माध्यम से वो करते हैं, लेकिन क्या है देखिए, अगर आप, हमारे देश का 1947 से स्वतंत्र हुआ, तो जब 14 में हमारी सरकार केंद्र में आई थी मोदी जी की, तो मात्र सरकारी योजनाओं का लाभ लगभग 30 से 35% लोगों को मिला था। और हमने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के विजन और अथक प्रयासों के कारण जो लगभग 65 से 70% लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभ, जो पात्रता रखते हैं, उन तक उन लाभों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, बिना भ्रष्टाचार के, बिना लीकेजेस के, उन लाभ को उन लोगों तक पहुंचाया है।
अभी भी कुछ जो 25-30% रह गए, वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया 14 नवंबर को कि एक भी लाभार्थी जो पात्रता किसी भी सरकारी योजनाओं की रखता है, एलिजिबल है लाभ के लिए, तो वो रह गया है, तो हमें उसको जोड़ना है। तो इसलिए उसके लिए एक व्यापक ग्राउंड लेवल पे सरकारी कर्मचारी भी, आपकी सरकार आपके द्वार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव गांव जा रही है, तो वो कर रहे हैं। और ऐसी जो समस्याएं, जैसे पहले कभी ध्यान में आया था कि आयुष्मान भारत में आय प्रमाण पत्र की समस्या आ रही थी, तो सरकार ने उसमें बदलाव किया और अब आयुष्मान कार्ड बहुत तेजी से बन रहे हैं। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस 1.5-2 महीने में ही लगभग, मुझे एग्जैक्ट डाटा अभी एकदम ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग शायद 2-2.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने। लाखों लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से इन्हीं 1.5 महीने में गैस कनेक्शन मिल गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के भी कई लाख लोगों को वो लाभ मिले। तो एक तरीके से हमारा जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, उनकी बात को ले जाते हुए कि 100% सैचुरेशन 2025 के पहले इस देश के अंत्योदय का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उसको हम पूरी तरह से जमीनी स्तर पे लागू करेंगे। तो वह बात है। उसमें जो कुछ चीजें जैसे आपने बताए हैं, तो उन चीजों के अगर गैप्स कुछ नजर आते हैं, हम भी इसीलिए आज जो प्रधानमंत्री ने वो एक आह्वान किया था नव मतदाता दिवस के ऊपर, कि युवा और महिलाएं, अगर जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें कोई उनको अपनी बात कोई आती है, तो वो अपना सुझाव भेजें, तो वो उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। और प्रधानमंत्री ने नमो ऐप के माध्यम से भी बहुत आह्वान किया है कि उसके अंदर आप जुड़े और सीधे प्रधानमंत्री को आप अपनी बात, योजनाओं के बारे में या अपनी कोई और सुझाव के द्वारा सीधे प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। और उसमें लोग, पूरी टीम है जो उसको एनालिसिस करके, प्रधानमंत्री खुद उस पर ध्यान दे रहे हैं। और उसमें जनमन सर्वे भी है, जिसमें सब योजनाओं के बारे में पूछा गया है कि क्या उसमें योजना से आप ठीक लगता है, क्या करना चाहिए, वो है। और फिर जनप्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन भी है, अपने आप में कौन से नेतृत्व को आप चाहते हैं, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने ओपनली लोगों की भागीदारी के लिए आह्वान किया है। तो हम लोग व्यापक रूप से, नड्डा जी, हमारे आदरणीय नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, ये सब पूरी तरह से आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को अपने कार्यों में समाहित करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उसी कारण हमें जनता का स्नेह और प्रेम और सहयोग मिलता है। जो आपने मुद्दे बताए उनमें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है उन जानकारियों को जो आपके पास तक शायद नहीं पहुंची है वो, तो उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक औद्योगिक शहर है। और औद्योगिक शहर के नाते यहाँ पर जब उद्योग आएंगे तो श्रमिक भी आएंगे। श्रमिक आएंगे तो श्रमिक की जो कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर, वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। उस हिसाब से तीनों प्राधिकरण में जो हाउसिंग की व्यवस्था है, वो सारी की सारी 100% ऑक्शन सिस्टम में लागू कर दी गई है। चाहे वो प्लॉट बिक रहे हैं, चाहे वो बिल्डर को प्लॉट दिए जा रहे हैं। तो जब ये नहीं है तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की स्कीम को कौन लागू करेगा? सरकार बना नहीं रही है। दोनों प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण ने बनाने बंद कर दिए हैं। तो क्यों नहीं बिल्डर की स्कीम में ईडब्ल्यूएस एलआईजी के फ्लैटों का प्रावधान किया जाए और सब्सिडी रेट पर दिया जाए श्रमिकों के लिए और लोअर इनकम ग्रुप के लिए, खासतौर पर एमआईजी के लिए भी, मीडियम क्लास के लिए भी। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्राधिकरण खुद बनाए। तो ये क्यों खत्म कर दिया इन्होंने? ये एक अधिकार। दूसरा, जो गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, किसान जो गांव में लोग रहते हैं, भूमिहीन हैं, उनके लिए कोई योजना क्यों नहीं लागू की गई आज तक? नहीं विनोद जी, ये तीसरी चीज दोनों पॉइंट तीसरी आपके चीज महत्वपूर्ण है। जो शक्तिकांत कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बिल्डरों को तो राहत दी गई है कि भाई पैसा निकालना है तो उसके लिए यही ऑप्शन है। लेकिन जो बायर्स का पैसा फंसा है और बैंक से उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है, जब इनको आप 2 साल का बेनिफिट दे रहे हैं,
तो बायर्स को इंटरेस्ट में बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता बैंकों से? देखिए, आपने तीन महत्वपूर्ण बात कही है, मैं तीनों पे अपना, और महत्वपूर्ण है, अच्छे सुझाव भी हैं, उनको भी हम देखेंगे आगे, लेकिन एक मैं इसमें स्पष्टीकरण दे दूं जी जी। कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक हम्म मेजर स्कीम लॉन्च करने की बात की है। हम्म आम जनता के लिए, गरीब तबके के लिए, श्रमिक लोगों के लिए हम्म अफोर्डेबल हाउसिंग। हम्म। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बीपीएल और वालों, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए लेकिन गौतम बुद्ध प्रधानमंत्री, नगर में हाँ, प्रधानमंत्री नहीं, आवास मैं वही योजना बता रहा हूँ, लागू नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज के लिए हम्म एक स्कीम लाने की बात प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने उसके हम्म लिए अप्रूवल दी है, उसको आगे लेके आएंगे। ये हम्म बिल्कुल बात है, मैं भी आपकी बात को नोट भी कर रहा हूँ कि इसको और तेजी से करना चाहिए। अगर हम्म अथॉरिटी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही तो हम अथॉरिटी के साथ इसको बात करेंगे। कि जब मैं तो आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ कि जब मैं 1900 जो 90 में यहाँ आए, जी तो आज हम सेक्टर 36 में रह रहे हैं, लेकिन उस वक्त 1990 में हमने एमआईजी फ्लैट ही खरीदा था नोएडा अथॉरिटी का, बना जी। बनाया 2 बेडरूम सेट था वो, उसी हम्म को लिया, वही हमारे लिए उस वक्त अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में था, हमने वो खरीदा, वो हम्म इंस्टॉलमेंट पे मिला, हम हम्म उसमें 10-15 साल रहे, और हम्म फिर आके ये अपना वर्तमान में दूसरा मकान बनाया। तो हम्म उस वक्त अगर हमें, जब शुरू हम अपना जीवन कर रहे थे, उस समय अगर हमें वो सस्ता मकान नहीं मिलता, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए तो उनकी जो पैसा मिला उससे हमने एमआईजी मकान खरीदा। तो ये बिल्कुल सही है कि और श्रमिक कॉलोनियां बननी चाहिए, तो इस बात को मैं ध्यान में रखता हूँ। हम्म दूसरी बात जो आपने कही हम्म कि ये जो अमिताभ कांत वाली रिपोर्ट है, ये थोड़ा सा गलत फहमी है लोगों को। मैं सरकार को जानता हूँ प्रतिबद्ध है हम्म हाउसिंग होम बायर्स के सॉल्यूशन के लिए, एक हम्म थोड़ा विल पावर और थोड़ा सा, यानी जिसको फोकस तरीके के अप्रोच की और जरूरत है। लेकिन हम्म अमिताभ कांत जी ने जो जीरो इंटरेस्ट की पीरियड की बात की है, जिसको योगी जी महाराज ने भी एग्री किया है, कोविड में तो 2 साल का है और 2 साल को और एक्सटेंड किया है, हम्म तो वो प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए उसको राहत नहीं मिलेगी। अगर वो प्रोजेक्ट आज के डेट में किसी न किसी कारण से हम्म ओवरशूट कर गया आपने, तो वह प्रोजेक्ट की लायबिलिटी को कम कर, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिल्डर भाग गए वो तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे नहीं उसको, हम्म नए बिल्डर को लाना है, दूसरे इन्वेस्टर्स को लाना है, चाहे एनबीसीसी के माध्यम से या और किसी कंपनी को लाना है, और उस प्रोजेक्ट को हम्म कंप्लीट करना है, तो पुरानी लाइबिलिटीज को खत्म किए बगैर नया आदमी उस पुरानी लाइबिलिटी को कैसे लेगा? तो ये हम्म जो थोड़ा नैरेटिव, कई बार क्या होता है कि लोग बिना समझ के नैरेटिव में चले जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो अमिताभ कांत जी का फोकस है वो रजिस्ट्रेशन, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मकान में रह रहे हैं, हम्म उन्होंने पूरा पैसा बिल्डर्स को दे दिया है, लेकिन बिल्डर ने अथॉरिटी को पैसा नहीं चुका, इसके कारण उनका रजिस्ट्री नहीं हो रही, उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उन लोगों को रिहायशी मकान में जहाँ रह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, कंप्लीशन नहीं हो रहा। उसके समाधान के लिए कहा है कि बिल्डर को अगर उसने पैसा नहीं, बिल्डर ने पैसा नहीं दिया तो भी रजिस्ट्री उसकी, होम बायर की जो रह रहा है और उसने पूरा पैसा दे दिया, वह होना चाहिए, वो फोकस है, और ये एक सोल्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हम्म लेकिन इससे आगे भी जाना है, जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो हम्म। ये दो बातें। तीसरा पॉइंट क्या बताया था आपने? तीसरा पॉइंट ये था कि जो जैसे अब गांव के जो क्षेत्र हैं उनमें हाँ जो तीसरा ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान जो परिवार रहते हैं और जो भूमिहीन लोग हैं जिनके हाँ हाँ, खेत ही नहीं भूमि थे, ही, तो हाँ उनके लिए भूमि कोई ही, हाँ। प्रावधान किसी ने किया ही नहीं आज तक। नहीं, देखो क्या बता, देखो आपने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना लागू की थी, हम्म और उसके पहले कोविड के टाइम पे रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक व्यापक योजना सहयोग की, उनको वेंडर जोन बनाए हैं, ये बनाए, तो उनको सड़कों पे जो रहते हैं या जो ठेली पर वाले, उन लोगों के लिए एक योजना लेके आए थे, वेंडर जोन बना के उनको अलॉट भी करे जा रहे हैं लाइसेंस। और अभी जो 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा योजना लागू की है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें 18 छोटे छोटे कामगार, जैसे बढ़ई है, लोहार है, जो नाई है, कुम्हार है, ऐसे 18 महत्व छोटे छोटे कामगार, उन लोगों के लिए उनको टूल किट खरीदने के लिए, क्योंकि टूल बहुत महत्व
काम इनके लिए होता है, क्या जो औजार जिसको कहते हैं, तो जो सैनिटरी का काम कर रहे हैं, ऐसे मिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को 15,000 रुपए की उनको सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो टूल किट खरीद सकें। नहीं, वो रोजगार तो एक उनको अलग चीज है, रोजगार तो एक अच्छी चीज है, लेकिन उनके नहीं तो आवास ये के जो, लिए, क्योंकि हाँ, कॉलोनी जो कॉलोनी कॉलोनाइजर कॉलोनी काट वो रहे हैं, तो वो मैंने नोएडा बताया नोएडा कि की अफोर्डेबल पॉलिसी का हाउसिंग पे काम करें। गलत, उसकी जो गलत पॉलिसी है प्राधिकरण की, उसका ही नतीजा है कि कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं, जो लोग गरीब लोग तो हैं वो वहीं जाके प्लॉट खरीदे। ऐतिहासिक रूप से देखिए, मैं बता रहा हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, ऐतिहासिक रूप से अथॉरिटीज की वर्किंग में कई तरह की कमियां आई हैं, हम्म। उन पे भी मैंने ध्यान आकर्षित करने का काम किया है, और उन पे आगे उनको कैसे निराकरण किया। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हैं जो लीगेसी इशू कहते हैं, हिस्टोरिक इशू कहते हैं, बहुत सारे काम किए, लेकिन हम कभी ये क्लेम नहीं करते कि हमने अल्टीमेटली सब चीजों का काम को पूरा कर लिया। हम प्रतिबद्धता के साथ आगे चल रहे हैं, एक विजन के साथ चल रहे हैं, गौरवान्वित देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और आर्थिक रूप से भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में, उन्नत राष्ट्र के रूप में बनाने का काम करें, जिसमें भारत का स्वाभिमान भी जगे, आत्मविश्वास भी जगे, और जो सांस्कृतिक रूप से भारत की धरोहर है, चाहे हैंडीक्राफ्ट के रूप में, मंदिरों के निर्माण, आर्किटेक्चर के रूप में, फूड, अलग अलग तरह के व्यंजनों के रूप में, जो कपड़ों का अलग है, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, इन सब के धरोहर को भी आगे, इनका संवर्धन करते हुए आगे बढ़ने का एक व्यापक दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं। और हम तो प्रतिबद्ध हैं गौतम बुद्ध नगर के लिए, क्योंकि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, भारतीय जनता पार्टी का एक सेनापति होने के नाते मैं इस बात को जानता हूं कि अगर मैं गौतम बुद्ध नगर में क्षेत्र में रह रहा हूं, तो गौतम बुद्ध नगर के लिए प्रतिबद्धता के साथ इसके विकास के लिए सोचना, इसके विकास के लिए काम करना, और इस कॉन्स्टिट्युएंसी को नर्चर करते हुए 2024 के मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना, ये मेरा दायित्व भी है और मेरा उद्देश्य भी है, और उसको मैं आगे लेके चल रहा हूं कि महत्वपूर्ण 2024 में जब भारत के लिए कई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो वैश्विक और लोकल देश के अंदर भी कई ताकत हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, इसको मजबूत नहीं देखना चाहते। उन लोगों को पूरी तरह से हम एक ये बताना चाहते हैं कि हमारा संकल्प विकसित भारत, स्वाभिमानी भारत और उन्नत भारत का है, और हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ का, प्राधिकरण 3 साल से 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, कोई बस नहीं चला पा रहा है। हमारे पास वैकल्पिक रूप से डीटीसी की सेवा मौजूद है, और डीटीसी की सेवा का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि प्राधिकरण ने 1 रुपए पर नोएडा डिपो के लिए जमीन दी थी, और इसी शर्त पर नोएडा में दिल्ली के रेट और दिल्ली के रूट नंबर बस सेवा शुरू हुई थी, और मुलायम सिंह ने इनको डीटीसी की बस सेवा को बंद करा दिया जो यहाँ पर चलती थी, और यूपी रोडवेज लाने के चक्कर में। अब उससे क्या हुआ है कि डीटीसी बस सेवा अधूरी है। अगर डीटीसी सेवा का विस्तार कर दिया जाए तो नोएडा, ग्रेट नोएडा वेस्ट तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगा, और दादरी तक, क्या ग्रेट नोएडा तक भी बेहतर हो जाएगा। इस बारे में गंभीरता से विचार अगर नहीं किया गया है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि समय की कसौटी है। और दूसरी नहीं, बात, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हाँ। जी, और दूसरी बात यह है कि जो जो परिवार आज से 30 साल 40 साल पहले जिन्होंने नोएडा से मकान खरीदे थे, LIG MIG वगैरह, अब उनके नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, उनके लिए मकान कहाँ मिलेंगे? क्या वो बिल्डरों से खरीदने की क्षमता है उनकी? नहीं है। तो प्राधिकरण को ऐसे फ्लैट बनाने चाहिए, और वो रिजर्वेशन उन लोगों के लिए हो जिन्होंने आज से 30-40 साल पहले मकान खरीदे थे। और उसके साथ साथ, क्योंकि उनका परिवार बढ़ा तो उनकी जरूरत पड़ रही है, इस लिहाज से इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और तीसरी बात ये कि नोएडा देखिए विनोद प्राधिकरण जी। ने, जी, फ्री होल्ड हम्म। का एक प्रस्ताव पारित किया था, फ्री होल्ड का। हम्म। और हम्म। यहाँ पर पंकज सिंह ने भी जनप्रतिनिधि, मतलब जब पंचायत समाप्त हो गई तो जो फोनरवा जैसी संस्थाएं, जो RWA हैं,
या गांव की जो पंचायतें हैं, जो अगर गांव में भी कोई आरडब्ल्यू बनती है, उनको संवैधानिक अधिकार देने की बात, प्राधिकरण के बोर्ड में उनकी भागीदारी की बात, ये अभी अधूरी है। क्योंकि अब हमारे बिल्कुल, ये पास है दोनों 3 मिनट का चीजें तो समय, हमारे उसमें लिखा हमारे हुआ पास है। हाँ, 3 मिनट का समय है। आप बस, आपका आखिरी सवाल यही है, आप इस बारे में बताइए जी। धन्यवाद विनोद जी। मैं जानता हूं कि आप सामाजिक रूप से और यहाँ के एक जागरूक नागरिक के रूप से आपका बहुत लंबा अनुभव और कार्य क्षेत्र है, और आप हरदम, मेरे को तो कितने वर्षों से हम साथ रहे हैं, देखा जी है जी कि चाहे गौशाला के निर्माण की बात हो, जलाशयों का पुनर्उद्धार उद्धार की बात हो, इन सब में हमने काम किया है। और आपने उन मुद्दों को हमारे साथ डिस्कस करके उसमें जो भी अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है आपने किया है। और जी आपने अभी जो डीटीसी बस की बात की है, मुझे लगता है अच्छा आपका सुझाव है। मैंने इस बारे में अपने, उस वक्त तक मेरे ध्यान में नहीं आया था, तो मैंने वो नोट कर लिया है। और सब लो कॉस्ट हाउसिंग की तो मैंने बात की, आपने फ्री होल्ड प्लॉट्स की बात की है, ऑक्शन वाली बात भी की है लैंड की। मैं भी मानता हूं कि लैंड कॉस्ट यहाँ पे इतनी महंगी हो गई है कि इंडस्ट्री लगाना आज के समय में बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। तो कहीं ना कहीं लैंड कॉस्ट को कम करने की भी आवश्यकता है, कम से कम इंडस्ट्रियलाइज्ड क्षेत्र बनाने के लिए। फ्री होल्ड प्लॉट्स की बात हमने इसमें ली है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्री होल्ड जो प्लॉट्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने इस मुद्दे में लिया है। तो मुझे लगता है कि जागरूक नागरिक और जी वही जो अकाउंटेबल जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों के सामूहिक प्रयास से ही किसी क्षेत्र का विकास होता है। बड़ा पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम सामूहिक रूप से रियलाइज करवाएंगे तो मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर अपने आप में उत्तर प्रदेश को और देश को उन्नति की राह पे ले जाने के लिए एक बहुत सक्षम माध्यम बन के उभरने की इसमें योग्यता है। और हम्म उसको योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य हम पूरा करेंगे। और मैं तो राजनीतिक रूप से मुझे 23 साल हो गए हैं भाजपा में हम्म काम करते हुए। हर क्षेत्र में, हर विषय पे मैंने गहराई से काम किया हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे अन्य जो गौशालाओं के निर्माण की बात हो, जलाशयों को पुनरुद्धार की बात हो, समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात हो, या युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण हो, इन सब क्षेत्र में एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ काम करने की हमने आप तो संकल्प लिया है, वो जरूर करेंगे। आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में अच्छी बातें बताई और बहुत समाधान की तरफ बढ़े हैं। और उम्मीद है कि लोकसभा क्षेत्र में ये काम आएगी आने वाले दिनों चुनाव में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। नमस्कार। धन्यवाद विनोद जी। आपके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को भी उनका